अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, वो कौन से प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। अब ये समझना है हमने कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना। अब ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे जिस्म में इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। जब फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, खुराक के पार्टिकल्स हमारी बॉडी में उनको एब्जॉर्ब होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड की ब्रेकडाउन होती है और इस प्रोसेस में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो फूड की ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेस्पिरेशन जिस सिस्टम के जरिए से ये प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके ऑर्गन्स, कौन कौन से ये ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस डायग्राम की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को इंशाल्लाह समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 ट्रैक्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, RT से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो मुश्तमिल होता है नोज, फेरिंक्स, ये मुश्तमिल होता है नोज, फेरिंक्स एंड नेजल कैविटी। पहला पार्ट इसका आ गया, ये नोज है, नोज के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं और जहां पे ये खुलता है दैट इज कॉल्ड फेरिंक्स। और दूसरा इसका पार्ट आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी पहले हवा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है, वहां से फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ऑर्गन्स आ जाते हैं उसमें लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के कौन कौन से पार्ट्स आगे, दैट इज कॉल्ड larynx open into trachea opens into bronchi ओपन होते हैं bronchioles में and bronchioles open into alveolar ducts and alveolar ducts open into alveoli। अब ये आगे सारे के सारे ऑर्गन्स जो आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज, नेजल कैविटी और फेरिंक्स शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के नोज को डिस्कस करते हैं कि नोज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। नोज के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हमने नाम दिया किसका, नेजल कैविटी का। बाहर की तरफ जो ओपनिंग्स होती हैं वो 2 होती हैं, उनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। फिर आगे जाके ये अंदर जहां पे ये
फेरिंक्स के अंदर खुल रही होती है नॉस्ट्रल्स, उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। और ये जगह जो नेजल कैविटी है, जो सेप्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि पार्टीशन करता है इन दोनों नॉस्ट्रल्स की, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जो एंटीरियर पार्ट है नेजल कैविटी का, उसको हमने वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। और इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर नोज हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अब नोज हेयर्स और इसके अलावा इसके अंदर सीलिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये म्यूकस, नोज हेयर एंड सीलिया, ये इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर से आने वाली जो पैथोजेंस हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको ये अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो उसको अंदर आने, उसको ये नोज हेयर्स क्या कर लेते हैं, और म्यूकस फिल्टर कर लेते हैं इन चीजों को, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो महफूज रहता है। तो इसके अलावा जो म्यूकस है वो इसको मॉइस्चर भी रखता है, नमदार रखता है इसको, नेजल कैविटी को, और ये इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है कि बाहर का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है हवा का वो बैलेंस हो जाए। बाहर से आने वाली हवा जो है उसका टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। ये तो हमने बात कर ली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर कोई डिजीज प्रोड्यूस होगी तो हम उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज का नाम देंगे, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डिजीज प्रोड्यूस होगी तो उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज का नाम देंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसका फर्स्ट पार्ट है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम सांस की नाली भी कहते हैं, और इसके अंदर फाइब्रस बेंड्स पे मुश्तमिल वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करने में भी मदद देते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो हैं, एक तो लैरिंक्स जो है वोकल साउंड को प्रोड्यूस करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिस्कस करनी है वो फेरिंक्स है, कि फेरिंक्स जो होता है वो दोनों ट्रैक्स का जो कॉमन है, दोनों ट्रैक्स के लिए एक डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको हम फेरिंक्स जिसको नाम देते हैं। वो ऐसी जगह है जहां से हवा भी गुजरती है और फूड भी गुजरती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त यहाँ पे मौजूद एक एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं। वो इसको सांस की नाली के अपर पार्ट को, लैरिंक्स को के अपर पार्ट को ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से खुराक नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये खुल जाती है और हवा जो है आसानी से फिर लंग्स के अंदर जा सकती है। और फेरिंक्स को हम मजीद आगे 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अगर ये नेजल कैविटी के साथ अटैच है तो दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। ओरल कैविटी से जहां पे जुड़ी हुई है उसको हम ओरोफेरिंक्स का नाम देते हैं, और जहां पे ये लैरिंक्स के साथ अटैच्ड है इसको हम लैरिंगोफेरिंक्स का नाम देते हैं। ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात होगी। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हम लैरिंक्स को डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम लैरिंक्स का क्या होता है कि ये हवा को भी गुजरने के लिए कैनाल का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट लैरिंक्स ओपन होता है जिस के अंदर उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया जो है वो सी शेप्ड के कार्टिलेज पे मुश्तमिल होती है। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सी शेप, ये जो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है ये कोलैप्स होने से महफूज रहती है। कार्टिलेज की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स होने से बच जाता है। जब भी हम गर्दन को इधर उधर करें, ये बेशक टर्न हो जैसे भी हो, लेकिन ये सी शेप
जो कार्टिलेज मौजूद होते हैं वो इसको महफूज रखते हैं। आगे ट्रैकिया जो है आगे ओपन होती है, जिस ट्रैक के अंदर, जिसको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ये ब्रोंकाई, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी, पी ब्रोंकाई का मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में, मेन ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। एस ब्रोंकाई का मतलब है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं फर्दर, और इनको हम फिर कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फिर इनका ऐसा से ये कार्टिलेज खत्म होता जाता है, ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते पहुंचते ये खत्म हो जाता है। और ये और फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है मजीद डिवाइड होकर जिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो आगे जाके एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर ओपन होते हैं, और एल्वियोलर डक्ट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं आगे जाके एल्वियोलाई में। और असल में एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जो है ब्लड में शामिल हो जाती है, और वहां से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर की तरफ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई मेन पार्ट है, मेन लंग्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हुए होते हैं स्पेशल किस्म की एक मेम्ब्रेन के जरिए से, जिसको हम बाहर की तरफ मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और इसके नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये दैट इज नोन एज डायाफ्राम। और इसका ये काम होता है कि ये डायाफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एब्डोमिनल सिस्टम से एक तो सेपरेट करता है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स डायाफ्राम जो है वो एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हवा इसके अंदर आती है, लंग्स के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। एंड हवा जब इससे बाहर जाती है तो उसको दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो डायाफ्राम, ये रिब्स मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सारे के सारे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं। इस तरह आपने मेन ऑर्गन्स देख लिए जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। इनकी नेक्स्ट डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उम्मीद है आज की लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।